नमस्कार, आपका स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के संबंध में राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता की सक्रिय भागीदारी और सहयोग इस आयोजन को और अधिक सफल और भव्य बनाएगी। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक इस आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करेगा और आयोजन के दौरान पूरे प्रदेश में एक खेल वातावरण तैयार किया जाएगा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को निखारने का अवसर देगा, बल्कि राज्य की संस्कृति और उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच भी बनेगा। स्थानीय उत्पादों का प्रचार प्रसार भी इस दौरान किया जाएगा और स्वयं सहायता समूहों को भी इस आयोजन में प्रतिभागी बनाया जाएगा। यह आयोजन प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का अवसर भी है। राज्यपाल ने अधिकारियों को इस आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता, समर्पण और टीम भावना के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस आयोजन में स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी शामिल किया जाए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। राज्यपाल ने ITDA को इस आयोजन से संबंधित सूचनाओं के लिए डैशबोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि खिलाड़ियों और आयोजकों के लिए सभी व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों के रहने, खान पान, परिवहन और आयोजन स्थलों पर पहुंचने की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और व्यवस्थित रूप से संचालित हों। उन्होंने ये भी कहा कि आयोजन स्थलों पर चिकित्सा सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया जाए और आयोजन का प्रबंधन और योजना बेहतर हो और SOP भी तैयार की जाए। इस आयोजन में प्रत्येक वर्ग को शामिल किया जाए और वे भी इस आयोजन में किसी न किसी रूप में भागीदारी निभाएं। जल्द ही उत्तराखंड वासियों को राशन के साथ खाद्य तेल के रूप में सरसों का भी तेल मिलने जा रहा है। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने मंगलवार को सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। विधानसभा स्थित सभागार में कक्ष में हुई बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है और अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ाने के लिए कहा गया है। बैठक में राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृति देने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक और प्रभावी बदलाव है और इस पर तेजी से काम करें। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन डीलरों का लाभांश और परिवहन भाड़ा भुगतान दिसंबर 2024 तक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें से कुछ भुगतान अगले 2 से 3 महीनों में हो जाएंगे। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने जनपद में खाद्यान्न वितरण के लिए UC एक ही बार में पूरा सही और सटीक आकलन करके भेजें, क्योंकि इसमें एक ही बार केंद्र से पैसा स्वीकृत होगा और अगर किसी जनपद से कम बजट की मांग की गई तो बाद में उसे संशोधित करना संभव नहीं होगा। देखिए, आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक आज की गई है, जिसमें हमारे संबंधित शासन स्तर के अधिकारी से लेकर हमारे जनपदों में हमारे जो DSOs हैं उनके साथ में वर्चुअली मीटिंग ली गई है। और इस मीटिंग में समीक्षा के बिंदुओं में खासकर हमारी जो धान खरीद थी उसमें क्या अभी हमारी स्थिति है उसकी भी समीक्षा की गई है, जिसमें 2024-25 में जो हमारी धान खरीद का हमारा जो लक्ष्य था वो 7.50 मीट्रिक टन हमारे को लक्ष्य दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने धान का जो क्रय है वो 6.58 मीट्रिक टन का हमारा धान क्रय हुआ है। इसके साथ ही हमारा जो रागी का क्रय है वो 2024-25 में जिसका लक्ष्य था 5000 मीट्रिक टन, वो अभी हमारे पास में जो क्रय हुआ है वो लगभग 3138.825 मीट्रिक टन का हमारा क्रय हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने और GDP को आने वाले 5 वर्षों में दोगुना करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 14 नई नीतियों के ड्राफ्ट तय कर लिए गए हैं, जिन्हें सरकार गेम चेंजर मान रही है। ये नीतियां प्रदेश के कृषि स्थापना
पर्यटन, आयुष और वित्तीय क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। राज्य सरकार ने सशक्त उत्तराखंड @25 पहल के तहत 2027 तक राज्य की जीडीपी को वर्तमान 3,46,206 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,47,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही 2030 तक जीडीपी 7,68,000 करोड़ तक पहुंचने का उद्देश्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए न केवल नई नीतियों को बनाई जा रहा है, बल्कि पुरानी नीतियों को भी संशोधित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार का मानना है कि ये नीतियां न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी सृजन करेगी। इसके साथ ही इन योजनाओं के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में हितधारकों की आय में वृद्धि भी होगी और राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग भी किया जा सकेगा। आप जानते हैं कि हमारा राजस्व में सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है जीएसटी का है, और अगस्त माह में हम अनुपातिक दृष्टि से पूरे देश में चौथे स्थान पे थे। यानी राजस्व हम बढ़ा रहे हैं, कर चोरी ना हो, कैसे लोग बिल लें, ताकि आपने देखा ये बिल लाओ इनाम पाओ के माध्यम से लोगों को हमने प्रोत्साहित किया है, और प्रयास रहेगा कि हम इस प्रकार के और नवाचार भी हम कर सकें, लोगों को प्रोत्साहित कर सकें, राजस्व हमारा बढ़ सके। क्योंकि हमारा ये छोटा प्रदेश है, उसमें यदि हमारे राजस्व की वृद्धि होती है तो स्वाभाविक रूप से हमें उसका लाभ भी मिलेगा। और प्रयास करेंगे कि हमारा जीएसटी के अन्य जो हमारे कंपोनेंट हैं उस पे भी हमारा राजस्व। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, अगले 5 सालों में जीडीपी डबल करने की योजना तो है सरकार की, तो सरकार किस रणनीति पर काम कर रही है प्रदेश सरकार? जैसे मैं बात करूं तो जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार उद्योगों में लगातार जीएसटी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान फैला रही है, और जिस तरीके से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पिछली बार करा था कि बिल लाओ इनाम पाओ को लेकर जिस तरीके से लोगों को जागरूक करा था, तो उसको लेकर ये चाहती है कि प्रदेश सरकार की ज्यादा से ज्यादा जीएसटी आए, ज्यादा से ज्यादा जो है प्रदेश में विकास के मुद्दों पे चर्चा हो। उसको लेकर लगातार जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहल कर रहे हैं, साथ में सीएम धामी भी लगातार इन चीजों में पहल कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जीडीपी बहुत अच्छी रहे, और जो उत्तराखंड में जैसे पर्यटन को लेकर, इनको लेकर अन्य चीजों को लेकर, जैसे यूपीसीएल है, इनको लेकर लगातार बढ़ावा देंगे, तो उसको लेकर लगातार फायदा होगा। और इन चीजों से जो है जो भी होटल कारोबारी हैं, पर्यटन के कारोबारी हैं, तो इस तरीके से जो भी होगा उसमें लगातार जब जीएसटी में बढ़ोतरी होगी, लोगों को जागरूकता किया जाएगा, तो उसको लेकर जो है लगातार मुहिम है। और वही इसका ये सरकार का ये भी है लक्ष्य रखा हुआ है कि जिनके जो है मकान नहीं है उनको पक्का मकान दिया जाएगा। तो लगातार सरकार ये चाहती है कि आने वाले सालों में जो है कि जो प्रदेश में बेघर हैं उनको घर मिले। जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद सतीश जी। देहरादून में अपनी छत का सपना सबका होता है, ऐसे लोगों की उम्मीदों पे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लगातार रंग भर रहा है। विगत कुछ समय में लगातार प्राधिकरण के फ्लैट्स की बिक्री में तेजी आई है और लोग भी प्राधिकरण की हाउसिंग स्कीम्स पर प्रदान की जा रही आकर्षक छूट का जमकर लाभ उठा रहे हैं। यही कारण है कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में तेजी से लोग अपना आशियाना बुक कर रहे हैं। प्राधिकरण की ऐसी योजनाओं जिनकी निर्माण प्रगति धीमी थी, उनके बीते दिनों में नियमित रूप से मॉनिटरिंग का कार्य भी सुनिश्चित किया जा रहा है। एमडीडीए का फोकस इन आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता के साथ इन्हें समय पर पूरा कराने का है, ताकि आमजन को जल्द से जल्द इन योजनाओं का लाभ मिल सके। आवासीय परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जाता रहा है और जहां जरूरत पड़ी उनके द्वारा डिफॉल्टर कंपनियों को हटाकर उनके द्वारा उच्च तकनीक से कार्य करने वाली कंपनियों का निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सब कार्यों का असर यह रहा कि सहस्त्रधारा रोड स्थित आलयम योजना से लेकर आईएसबीटी की दोनों परियोजनाओं में लगातार नए फ्लैट्स की बुकिंग हो रही है। इन योजनाओं में लोगों को तमाम छूटें प्रदान की जा रही हैं। जीएसटी फ्री करने के साथ ही महिला और वरिष्ठ नागरिकों को अलग से 1% की छूट प्रदान की जा रही है।
यहाँ तक कि अगर कोई फ्लैट के लिए एक मुश्त भुगतान करता है तो उसे 2% तक की विशेष छूट भी दी जा रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बहुत जल्द प्राधिकरण की ओर से शहर में और भी नए स्थानों पर आवासीय योजनाओं को लाया जाएगा। विकास नगर के शाहपुर में भी प्राधिकरण जल्द आवासीय योजना लाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि अन्य स्थानों पर आवासीय योजना लाने के लिए लैंड बैंक बनाए जा रहे हैं ताकि शहर में अन्य स्थानों पर भी लोगों को रियायती दरों पर शानदार घर उपलब्ध कराया जा सके। आप जानते हैं कि कुछ हमारे जो पहले बन गए थे आवासीय भवन, उनको बिक्री के लिए भी एक नया लोगों को एक वो सौगात दी है कि हम उनको कैसे कुछ अच्छी छूट दे के उनको हम प्रेरित कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें, वो हम कर रहे हैं। अन्य के लिए चूंकि आप जानते हैं कि जो हमारी सेंटर की योजना है वो उसको हम समय जैसे आएगा तो हम लोग उसके लिए भी अपना प्रयास करते हैं कि हमें यहाँ पे उसका निर्माण का काम मिले। अन्य जो 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों के आवास बनने, उसमें हमें भी मौका मिले, हम प्रयास करें। हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में तेजी ला रहे हैं और अब जवानी हमले का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा कार्यालय में हल्द्वानी नगर निगम मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड के खिलाफ आवाज उठाई, महिलाओं के साथ अत्याचार किए, मुजफ्फरनगर, मसूरी और खटीमा जैसे गोलीकांड को अंजाम दिया, उन्हें बैसाखी बनाकर कांग्रेस हल्द्वानी नगर निगम चुनाव पर उतरी है। कांग्रेस भले ही इससे अपनी बढ़त मान रही हो, लेकिन ये उनके पतन का कारण भी बनेगा। पूरा हल्द्वानी देख रहा है और समझ रहा है कि नगर निगम चुनाव को क्या तस्वीर देने की कोशिश की जा रही है और किन्हें आगे किया जा रहा है। गजराज सिंह बिष्ट ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों से हल्द्वानी में भाजपा ने शानदार काम किया है और इस विकास मॉडल को वह आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि निवर्तमान मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला का संरक्षण उन्हें मिलेगा। प्रेस वार्ता में मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट के अलावा विधायक बंशीधर भगत, विधायक मोहन सिंह बिष्ट और वर्तमान मेयर डॉक्टर जोगिंदर सिंह रौतेला भी मौजूद रहे। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर यहाँ पर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बहुत ईमानदारी के साथ इस हल्द्वानी शहर में कई सारे काम किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें काम न किए हुए हो। पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, सीवर का हो, गैस का हो, यानी सभी क्षेत्रों में काम किया गया है। मैं समझता हूं कि आगामी समय में भी हम सब लोग मिलकर आपके माध्यम से, आपके सुझावों से, आपके प्रस्तावों से इस हल्द्वानी को और सुंदर बनाने के लिए आगे को भी काम करेंगे। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के मेयर प्रत्याशी चुनाव प्रचार के साथ ही एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने का आरोप लगाते हुए जहां भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी पर आरोप लगाए, तो वहीं ललित जोशी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा को आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। दरअसल भाजपा प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान महिला आंदोलनकारियों के साथ अत्याचार और हत्या करने वाली समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशियों को खुद का राज्य आंदोलनकारी का बोर्ड उखाड़ फेंकना चाहिए। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगाने से पहले यह बताए कि राज्य आंदोलन की जिस हत्यारी पार्टी का गठबंधन व कांग्रेस के साथ होने का झूठा आरोप लगा रहे हैं, उसे पार्टी के सर्वे सर्वा मुलायम सिंह यादव को किसकी सरकार में पद्मश्री पुरस्कार मिला। इसलिए ललित जोशी ने कहा कि जिनके घर पर शीशे होते हैं उन पर पत्थर नहीं मारा करते और उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने या दिखाने की और किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, बेफालतू के बातों करने से भैया 2023 में या 24 में किसने उन्हें पद्मश्री दी थी? किसकी सरकार ने पद्मश्री दी थी? मुजफ्फरनगर कांड अगर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ, उसको पद्मश्री किसने दी थी ये बताओ उनको। तो देखो, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं इधर उधर दाएं बाएं नहीं निकलना चाहिए, उनको दूसरों पत्थर मारने की वो कोई नहीं। देखो ऐसा है, देखिए हो क्या रहा है, अपनी उपलब्धि स्वयं की कुछ नहीं है। अब डायवर्जन का गेम चल रहा है।
क्या करें क्या करें क्या करें, डाइवर्ट देंगे। जब ऐसा ना, इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दो, इस चुनाव को डाइवर्ट कर दो। चुनाव डाइवर्ट होने वाला नहीं है। देश में एचएमपीवी वायरस की एंट्री होने के बाद अब उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा सजग हो गया है। वायरस का संक्रमण ना फैले, इसके लिए अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं उत्तराखंड में भी इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि हालांकि उत्तराखंड में इसका कोई केस अभी तक सामने नहीं आया है, इसके बावजूद एहतियात तैयारी की गई है। सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने और उचित बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में उन्होंने लोगों से अपील भी करी है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें, साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने यह भी कहा कि इस वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह सामान्य उपचार से भी ठीक हो सकता है। बस कुछ जरूरी सावधानियां अवश्य बरती जाएं। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है, पहले से भी ये वायरस था। कुछ केस इसके पाए गए हैं, तो इसमें खांसी जुकाम जो नॉर्मली होता है वही इसके भी सिम्टम है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मेरी देहरादून के लोगों से ये अपील रहेगी कि इससे बिल्कुल भी भयभीत ना हो, बिल्कुल भी पैनिक न फैलाएं। कोई ये खतरनाक वायरस नहीं है, एक सिंपल खांसी जुकाम बुखार वाला ये वायरस है। तो इसमें जनरली ये छोटे बच्चों, ओल्ड एज के लोगों को ये इफेक्ट करेगा। तो जो भी लोगों को खांसी जुकाम बुखार हो रहा, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, जैसे कोविड के टाइम में जिसको भी खांसी जुकाम हो रहा था, क्योंकि ये हवा से फैलने वाला वायरस है। एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से आदेश जारी होने के बाद दून अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सीजनल इन्फ्लुएंजा और एचएमपीवी वायरस को लेकर अस्पताल में तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। यहां पर 8 बेड का एक आईसीयू आइसोलेशन वार्ड पूर्व में ही तैयार किया जा चुका है। आज अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ बैठकर इस संबंध में जरूरी निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ह्यूमन मेटाइम्यूनो वायरस से श्वसन संक्रमण का खतरा रहता है। इसकी खोज 2001 में हुई थी। इससे संक्रमण पर सामान्य सर्दी या फ्लू के जैसे ही लक्षण होते हैं। यह सभी उम्र के लोगों पर असर डाल सकता है, लेकिन छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग सबसे अधिक खतरे में होते हैं। कोरोना की तरह ही ये वायरस भी खांसने छींकने संक्रमित व्यक्ति से ज्यादा करीब आने से फैलता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन या पानी एवं सैनिटाइजर से धोएं। आप अगर बीमार हैं तो घर पर रहें, दूसरों से न मिलें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था जरूर करें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। अत्यधिक मात्रा में पानी पिएं और पौष्टिक भोजन लें। हाँ देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग को कोई पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत पुराना वायरस है जो जाड़ों में छोटे बच्चों में और जो बड़े लोग जिनको पुरानी बीमारियाँ होती हैं, स्पेशली शुगर वगैरह, उनमें होने का चांस रहता है। बहुत ही सेल्फ लिमिटिंग टाइप की बीमारी है, तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इसके लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग से गाइडलाइन भी जारी करी गई है, जिसमें हम लोग को मेडिकल कॉलेज होने के नाते अपनी ओपीडी में इस तरह की व्यवस्था बनाने को कहा गया है कि जो भी मरीज जाए प्रायोरिटी पर उसका इलाज हो जाए। साथ ही कुछ बेड रिजर्व करने के लिए भी बात हुई है। तो हमारा हमेशा से फ्लू और इस तरह की घटनाओं के लिए हमारे 2 वार्ड इसमें निश्चित हैं, जिसमें कुछ एडल्ट और कुछ बच्चों के लिए निर्धारित है। हरिद्वार का जगजीतपुर स्थित नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज सरकार ने पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालन के लिए दे दिया है। शासन की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट नाम की संस्था अब 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज का संचालन करेगी। मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में दिए जाने से इसका विरोध भी सामने आ रहा है। मेडिकल कॉलेज नगर निगम हरिद्वार से अधिग्रहित की गई करीब 500 बीघा जमीन पर बनाया गया था। तत्कालीन मेयर अनीता शर्मा की ओर से सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा का कहना है कि हरिद्वार की जनता को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सके, इसके लिए नगर निगम की ओर से जमीन दी गई थी। लेकिन सरकार के इस निर्णय से हरिद्वार की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। इसीलिए जमीन को निःशुल्क दिया गया था, जबकि ये जमीन हमारी अपनी नगर निगम की परचेज की हुई थी।
लेकिन हमने जनहित को देखते हुए, यही आशा करते हुए कि इसमें जो है गरीब लोगों का फ्री इलाज होगा और हरिद्वार वालों को इससे मतलब सस्ती दरों पे इलाज हो सकेगा। लेकिन आज जो है मतलब हम तो ठगा हुआ महसूस कर ही रहे, लेकिन हरिद्वार की जनता में बहुत भारी आक्रोश है इस बात से, क्योंकि वहां तो सीधा सीधा लूट होगी और जो आशाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, जो हमें उम्मीद थी, तो उसका तो बिल्कुल उल्टा हो गया। नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक स्वयं ही पार्टनर होंगे, कहीं ना कहीं नाम किसी और का होगा और पीछे से ये सारे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री ये सब होंगे उसमें। देहरादून में नशा तस्करों पर दून पुलिस की सख्त नजर है। दून पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्त में ले लिया है। अभियुक्त के कब्जे से 81.33 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। गिरफ्तार महिला के पति को भी पटेल नगर पुलिस द्वारा कुछ समय पहले अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। नशे के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए दून पुलिस का जागरूकता अभियान जारी है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में दून पुलिस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के प्रति जागरूक कर रही है। दून पुलिस ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सभी से एकजुट होकर आगे आने और नशा उन्मूलन के लिए दून पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की है। नशा मुक्ति केंद्र में जाकर नशे की गिरफ्त में आए युवाओं की काउंसलिंग की गई और नशे का त्याग करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आम जनमानस को नशे से दूर रहने और नशे के विरुद्ध अभियान में अपना सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। साथ ही जागरूकता के लिए पुलिस ने पैम्फलेट भी बांटे। उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला न्यायाधीश देहरादून के दिशा निर्देशन में साइबर सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जागरूकता अभियान अगले 3 दिनों तक शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में पराविधिक कार्यकर्ता और अधिकार मित्रों के माध्यम से पूरे जिले में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे जिले में शिविर, नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी और जागरूकता रैलियों के माध्यम से आम लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के पहले दिन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून सीमा डूंगरा कोटी और उनकी टीम ने राजपुर रोड पर एनएसएस की छात्राओं के साथ साइबर सुरक्षा अभियान पर रैली निकालते हुए समाज को जागरूक करने का काम किया है। देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय जिला न्यायाधीश देहरादून के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आज से 3 दिन के लिए साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान 6, 7 और 8 जनवरी को देहरादून जिले के ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में, शहरी इलाकों में, हर जगह पर चलेगा और इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून और हमारे जितने भी पराविधिक कार्यकर्ता गण हैं, ये साइबर अपराध के बारे में और डिजिटल अरेस्ट और जितनी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी आजकल हो रही है, इसके संबंध में जनता को जागरूक करेंगे और नुक्कड़ नाटक, टॉक शो, रेडियो शो, सबके माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो अगले 3 दिन तक ये अभियान हमारा चलेगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी बताए हैं। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा और 11 और 12 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।